जय हिंद दोस्तों, टारगेट मिशन मधुबन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का ये सिलसिला चल रहा है वीडियो अपलोड का, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रह रहा है ये। तो दोस्तों देखिए, ये हम लोगों ने क्या किया है, एक नया सिस्टम हमने बनाया खुद स्वयं कि देखिए, जितने भी 10 साल में पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, जितने भी पेपर में आज 10 साल से लेकर के अभी तक का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मैंने लाया है दोस्तों, ठीक है। और ये सभी एग्ज़ामों में पूछा गया है। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है भारत में जिसमें यह सारे प्रश्न पूछे गए ना हो। तो यह जो है दोस्तों, आप जानते हैं, देखिए यह सीरीज जो है 2500 क्वेश्चन है इसमें। आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 2500 क्वेश्चन। और इस 2500 क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्या किया है कि एक सीरीज चलाया है, 20-20 मिनट का सीरीज हमने चलाया है, जो कि इस सीरीज में आपको दोस्तों 30 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और डेली ये चलेगा और सारे के सारे यह एनसीईआरटी बेस्ड पे क्वेश्चन रहेंगे, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्या हैं, ये सब प्रश्न हैं। और इसमें मैं क्या करूँगा, एक दो जो तथ्य जोड़ने होंगे उस तथ्य को भी मैं जोड़ूँगा, क्योंकि इससे अगर इसको आप लोगों ने पढ़ लिया, 2000 या 2500 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि जो पुराने प्रश्न हैं, जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, वो आपसे कभी गलत नहीं होंगे। लेकिन अगर बाय द वे ये सब प्रश्न आप लोगों ने कभी गलत कर दिया, तो कई लाख लोगों से क्या पीछे चले जाएंगे, क्योंकि पुराने क्वेश्चन और जो रिपीट हुए क्वेश्चन रहते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो नए क्वेश्चन आते हैं वो कोई नहीं कर पाता। जो पुराने क्वेश्चन होते हैं उसको आपको सही करना ही करना है। अगर कहीं आप लोगों ने पुराने क्वेश्चन को गलत कर दिया, एक या दो क्वेश्चन, तो कई लाख लोगों से क्या हो जाएंगे, स्टूडेंट से पीछे चले जाएंगे। तो उसी को ध्यान में देते हुए रखते हुए हमने क्या किया है, एनसीईआरटी से सारा का सारा चीज़ कलेक्शन करके लाया है, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होगा और सब प्रीवियस ईयर है, सब पूछा गया है। और यह जो है, एक मज़े की बात यह है दोस्तों कि सारा का सारा वन लाइनर में है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा, वन लाइनर में सारे के सारे प्रश्न हैं, जो कि आप लोगों को आई होप सो ये अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आप लोग तैयार हैं, स्टार्ट किया जाए? चलिए लेट्स हैव अ बिगिन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न सारे के सारे। तो देखिए यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों, और स्क्रीन पे देखिए आ गया पहला क्वेश्चन। यहाँ से 3-3 क्वेश्चन में लेकर के ऐसे चल रहा हूँ जो आप लोगों को दिखेगा। देखिए ऐसे, यहाँ से मैं ऐसे लिख लेता, हाँ ऐसे दिखा देता हूँ आप लोगों को। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए वन लाइनर सारे क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में बताऊंगा, मात्र 15 से 20 मिनट में ये सब सारा समेट लिया जाएगा, ठीक। देखिए श्रीमद् भागवत गीता, यहाँ से देखिएगा ध्यान से दोस्तों, कितना बढ़िया प्रश्न है ये। और यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। देखिए श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद है ये अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? जॉन विल्किंस। किसने दोस्तों? जॉन विल्किंस। जॉन विल्किंस जानते हैं दोस्तों कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? एक सदस्य था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सदस्य था, जो 1785 में 1785 में क्या किया था? 1785 में दोस्तों इन्होंने क्या किया था? संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कौन था? जॉन विल्किंस। दूसरा आइए, लोहे और रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था? ठीक है, लोहे और रक्त की नीति जानते हैं दोस्तों, कौन होगा आंसर? बलबन होगा। कौन होगा दोस्तों? बलबन। और कई बार पेपर में पूछा गया है कि लोहे और रक्त की नीति, बलबन जो है यह गुलाम वंश का दूसरा शासक था दोस्तों। यह क्या था? गुलाम वंश का शासक था बलबन। और बलबन ने क्या कहा कि लोहे और रक्त की नीति बहुत ही खतरनाक नीति होती है, ये कहा था। इस नीति में इसने कहा था कि अपने दुश्मनों को आप क्या करिए? छोड़िए मत, उसको बेरहमी से क्या करिए? हत्या कर दीजिए। यह नीति है लोहे का रक्त नीति अपनाने वाला। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइट धातु का अयस्क, ये पेपर में कई बार पूछा है। बॉक्साइट धातु का अयस्क कौन कौन है दोस्तों? तो किसका है? एल्युमिनियम का है। बॉक्साइट जानते हैं दोस्तों, बॉक्साइट का जो फार्मूला होता है
Al2O3 इंटू 2H2O, ये क्या है? बॉक्साइड, या इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसके और भी हैं, फेल्सफार भी है, क्या है? फेल्सफार भी है, ठीक। और कोरंडम भी है, क्या है दोस्तों? कोरंडम भी है, कोरंडम, क्या है? कोरंडम भी है। और इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा, हाँ देखिए 3, एक एल्युमिनियम बॉक्साइड हो गया, फेल्सफार हो गया, कोरंडम हो गया। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए जल्दी जल्दी करिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं और सब पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा आपको। देखिएगा चौथा प्रश्न देखिए, वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? तो आप जानते हैं दोस्तों आर्य समाज की है, क्या है? आर्यों की देन है, ये आर्यों की देन है। आगे आइए, भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर, भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर दोस्तों कोलकाता अजायब घर है। कौन है दोस्तों? कोलकाता अजायब घर। और अजायब घर का मतलब आप जानते हैं, यह एक प्रकार का म्यूजियम होता है। क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का म्यूजियम है। जितने भी विलुप्त और संकटग्रस्त जो होती हैं चीज़ें होती हैं, उनको इस म्यूजियम के तहत रखा जाता है, जिसे अजायब घर कहा जाता है। ये कहाँ पे है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल की क्या है? राजधानी है। हाँ अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन, 5 नदियों की भूमि, 5 नदियों की भूमि क्या कहलाती है दोस्तों? पंजाब। वह 5 नदी कौन कौन सी है दोस्तों? वह 5 नदी जानते हैं आप लोग, या सिंधु की सहायक नदी है। क्या है? चिनाब है दोस्तों, क्या है? चिनाब हो गया, ठीक। फिर चिनाब हो गया, हाँ यहाँ से लिखिए, चिनाब हो गया, चिनाब हो गया, सतलज भी लिख सकते हैं आप लोग, झेलम लिख लीजिए, आप ऐसे लिखिए, चिनाब, झेलम, सतलज लिख लीजिए दोस्तों, सतलज। और क्या लिखेंगे? ब्यास लिख लीजिए दोस्तों। और क्या लिखेंगे दोस्तों? रावी। इसे ही क्या कहा जाता है? हाँ 5 नदियों की भूमि पंजाब कही जाती है। और यही इसी कहा जाता है, पंच नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंच नदी। ये कहाँ पर मिलती है? मिठनपुर पाकिस्तान में। मिठनपुर, क्या दोस्तों? मिठनपुर पाकिस्तान में, पाकिस्तान, मिठनपुर पाकिस्तान में मिलती हैं। यही क्या है? 5 नदियाँ। तो देखिए आइए आगे चला जाए दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट भी जोड़ता रहूँगा। 5 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए ना। आइए 7वां क्वेश्चन देखा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, मनुष्य में रक्त का लाल रंग, रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन है? ये क्या है दोस्तों? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है दोस्तों? होता है, तो इसे कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। और इस इरिथ्रोसाइट को आरबीसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आरबीसी। आप जानते हैं ब्लड में ही तो पाया जाता है ना दोस्तों, ब्लड में ही आरबीसी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाँ ब्लड में जानते हैं दोस्तों, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी कारण क्या होता है? ब्लड लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। अब ब्लड की कमी से आप जानते हैं, या आरबीसी की कमी से ये काउंट की जाती है आरबीसी। इसका जीवन काल 120 दिनों तक होता है। तो कहीं ना कहीं मरता है ना दोस्तों, ये मरेगा, तो मरने के लिए साफ सफाई चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसलिए हाँ आप देखेंगे प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली, आप देखेंगे दोस्तों प्लीहा, आप देखेंगे प्लीहा है, और इसको कहा जाता है स्प्लीन। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्प्लीन, या इसको हम लोग बोलते हैं तिल्ली। क्या बोलते हैं दोस्तों? तिल्ली। प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली, इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, या वर्कशॉप। इसे क्या बोला जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान या वर्कशॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्कशॉप कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान या वर्कशॉप कहा जाता है। आइए हाँ देखिए, जब ब्लड में आरबीसी कमी होती है तो कहीं ना कहीं उसको कहा जाता है एनीमिया रोग। जब क्या होता है दोस्तों? आरबीसी कमी होती है तो उसको एनीमिया रोग कहा जाता है। जब आरबीसी क्या होता है? ब्लड में बढ़ता है तो उसे कहा जाता है, हाँ उसे कहा जाता है पॉलीसाइथीमिया रोग। पॉलीसाइथीमिया, आरबीसी की बढ़ोतरी पॉलीसाइथीमिया, और आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग। देखिए दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक 1934 में हाँ किसने लिखा है? तो देखिए सर विश्वेश्वरैया। आगे देखिए, महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है? कहाँ पे? महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है? तो कौन सा होगा दोस्तों? उज्जैन। उज्जैन कहाँ पे है दोस्तों? एमपी ना,
उज्जैन कहाँ है? और इसी उज्जैन में आप देखेंगे दोस्तों क्या होता है, मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है। क्या लगता है दोस्तों? कुंभ का मेला लगता है ना उज्जैन में। किस नदी पर? क्षिप्रा नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? क्षिप्रा नदी पर। किस नदी पर? क्षिप्रा नदी पर। आइए आगे बढ़ा जाए। हाँ देखिए दोस्तों, आगे देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न चल रहे हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न चल रहे हैं ये। आगे देखिए, इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। हाँ देखिए, ये बड़ा कर दिया ऐसे, लो देखिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है? हाँ, आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लीजिए, भारत के जितने बांध है ना, जितने बांध हैं, और बांध पे जानते हैं परियोजनाएं हैं, बांध पे क्या है दोस्तों? वो सारे के सारी परियोजनाएं हैं। तो भारत के बड़े बांधों को क्या बोला है? मंदिरों। अब देखिए दोस्तों कि भारत की बांध जानते हैं, सबसे ऊंचा बांध, सबसे लंबा बांध, सबसे, ठीक है, ऊंचाई पर स्थित। तो बांध देख लीजिए, सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचा बांध देख लीजिए दोस्तों, ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध देख लीजिए। लंबा देख लीजिए दोस्तों, लंबा, ठीक है। और सबसे बड़ा देख लीजिए, सबसे बड़ा, या इसको गुरुत्वीय बांध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय बांध। क्या दोस्तों? गुरुत्वीय बांध। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध टिहरी बांध। क्या है दोस्तों? टिहरी बांध, ठीक, टिहरी बांध, ध्यान दीजिएगा, टिहरी बांध है। और लंबा है हीराकुंडा बांध। कौन सा दोस्तों? हीराकुंडा बांध। कौन सा दोस्तों? हीराकुंडा बांध। और देखिए गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध। क्या है दोस्तों? भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए, टिहरी बांध यह भागीरथी नदी पर, हीराकुंडा बांध महानदी पर, सबसे बड़ा या गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर, ठीक है। देख लीजिए, यह जो है उत्तराखंड में है, यह जो है उड़ीसा में है, यह जो है आपका देखने को मिलेगा पंजाब में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दिसंबर में, कहाँ पे? 1666 में, पटना बिहार में। कहाँ पे दोस्तों? पटना बिहार। और इस पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। क्या? पाटलिपुत्र। क्या कहा जाता था दोस्तों? पाटलिपुत्र। क्या दोस्तों? पाटलिपुत्र, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है दोस्तों? तो भारत। क्या है? भारत, इंडिया। क्या दिया गया है दोस्तों? भारत, इंडिया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 12 तक हो गया। हाँ आगे देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं पेपर में सारे आए हैं और बार बार पूछे जाते हैं पेपर में, इससे आप भाग नहीं सकते। भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा? कभी भी नहीं। भारत का वह कौन सा प्रधानमंत्री है जिसे संसद का सामना कभी नहीं करना पड़ा? तो चौधरी चरण सिंह है। कौन है दोस्तों? चौधरी चरण सिंह। और उनकी समाधि का नाम है किसान घाट। क्या नाम है दोस्तों? चौधरी चरण सिंह है, इनके समाधि का नाम क्या है? किसान घाट। आगे आइए, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये क्या थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सभापति का मतलब होता है उपराष्ट्रपति। क्या होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति, ठीक, उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति थे। समझ में आया? राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर राधाकृष्णन। आगे आइए, प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो मोरारजी देसाई। कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई। कई बार आया है पेपर में, मोरारजी देसाई। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर हो गया, आगे बढ़िए। वन लाइनर प्रश्न है, लाया हमने। देखिए, बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है दोस्तों? कबीर की है ना। इसी में बीजक में आप जानते हैं 3 है ना, सबक रमैनी वाला है उसमें, ठीक है, साखी शबद रमैनी, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, अगर लिखना चाहते हैं तो सभी लोग जानते हैं। साखी है, ठीक, शबद है, साकी शबद रमैनी, ठीक है, इसी के पाठ हैं, किसके? बीजक के। तो हो गया। आइए, भारत का आखिरी अंग्रेजी वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था दोस्तों? देखिए, भारत का आखिरी अंग्रेजी वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और इसके बाद क्या बोलना जाने लगा? इसके बाद जो बोला जाने लगा वो गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो लास्ट कौन सा वायसराय होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। 18 नंबर,
करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, करो मरो का नारा कब दिया था? 1942 में। कब? देख लीजिए ध्यान से, आगे बढ़िए। 18 हो गया। अब आइए दोस्तों, शानदार प्रश्न है ये। अब देखिए, सेंट्रल मम्स, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम केरल में। ये इंपॉर्टेंट है, मम्स, ठीक है। सेंट्रल मम्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम केरल में। ठीक, आ गया ये। कन्याकुमारी शहर कहाँ बसा है? ये तो बहुत बार जानते हैं आप लोग, तमिलनाडु रामेश्वरम के पास है ना दोस्तों, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। आगे आइए, संघ केंद्र शासित प्रदेश, संघ केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच अवस्थित है? तो गुजरात व महाराष्ट्र के बीच। आंसर देख लीजिए, गुजरात व महाराष्ट्र के बीच। आगे आइए दोस्तों, आगे प्रश्न करते हैं। यह हो गया 21 नंबर का। अब 22 नंबर का शानदार प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए। भारत का सबसे ज्यादा रेशम उत्पादित करने वाला राज्य है कर्नाटक ना दोस्तों। क्या होगा? कर्नाटक। और कर्नाटक में जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे कहवा प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है दोस्तों? कहवा प्रसिद्ध है कर्नाटक में। क्या दोस्तों? कहवा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा कहवा कर्नाटक में। ठीक है, और यहाँ पे रेशम भी हो गया। क्या हो गया दोस्तों? रेशम भी हो गया। आगे बढ़िए। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो आप जानते हैं दोस्तों, 6 क्षेत्र में दिया जाता है ना नोबेल पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। आगे आइए। विवेकानंद स्मारक स्थित है कहाँ पे दोस्तों? विवेकानंद स्मारक स्थित है कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु में। आगे आइए, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए 25 नंबर। किसने कहा था मध्यरात्रि के चकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए उठेगा? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, किसने कहा था मध्यरात्रि के चकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए क्या उठेगा? किसने कहा था जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे आइए। गद एवं पद दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? आप जानते कौन है? यजुर्वेद। यह इंपॉर्टेंट है, बहुतों बार पेपर में आया है और अक्सर आता रहता है। ठीक है, और कई बार आया है। गद और पद में कौन लिखा गया है? यजुर्वेद। आगे आइए। सबसे पहली बार सर्वप्रथम किस महिला को बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? किस महिला ने सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? यह गौतमी है ना दोस्तों, जानते हैं गौतमी। ठीक है, पहला गौतमी है, दूसरा नंदा है, तीसरा यशोधरा है। पहला कौन है? गौतमी, दूसरा नंदा, तीसरा यशोधरा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न चल रहे हैं ये, और आपके पेपर में हूबहू छपने वाले हैं। देखिएगा, किस नेता ने तीनों गोल सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, में भाग लिया था? किस नेता ने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था? वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और गोल में सम्मेलन जानते हैं ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, आगे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? कई बार पूछा है। क्या है? इसको लॉर्ड पामस्टन कहा जाता है। पूरा मैं लिख देता हूं, लॉर्ड पामस्टन। क्या है? पामस्टन है, पामस्टन। हाँ ठीक, पामस्टन, इसमें त लिख दिया है तो ट होगा, लॉर्ड पामस्टन। 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? लॉर्ड पामस्टन। आइए। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो कौन सा था दोस्तों? बंदा बहादुर ने क्या किया है? हाँ, गुरु गोविंद के मृत्यु के बाद, हाँ, आगे इन्होंने किया नेतृत्व। आगे आइए। 30 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। हाँ, 32 क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन भी समेट लिया जाए। अगला देखिए, अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एम फोस्टर हैं। कौन है? डॉक्टर एम फोस्टर। आगे देख लीजिए। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है दोस्तों? अमेरिका में। कहाँ पे है? आइए, इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है नियाग्रा जलप्रपात। तो आई होप सो दोस्तों, देखिए मात्र 10 से 15 मिनट में 30 क्वेश्चन होगा कि नहीं। तो इसी तरीके से दोस्तों यह 2500 की सीरीज है, जो कि सारा का सारा एनसीईआरटी से हमने लिया है
और उसी के बिहार पे में हमें क्या करने कराने हैं, जो आप लोगों के लिए क्या होगा, हर एक एग्जाम के लिए कारगर साबित होगा। चाहे आप भारत में कोई भी एग्जाम दीजिए, जो वनडे का एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम दो जिसमें जीके जीएस आते हैं और सब में पूछा जाता है, चाहे कूट में पूछे, चाहे वन लाइनर पूछे, किसी में पूछे, तो कहीं ना कहीं इससे क्या आपको फायदा जरूर मिलेगा। और यह सीरीज रोज चलेगी दोस्तों, ठीक है, और एक मंथ तक चलेगी। जितना 250, 2000, लगभग 2500 प्रश्न हैं, और 2500 प्रश्न कितना भी टाइम लग जाए, इसको मैं कराऊंगा। यह सीरीज आप लोगों की क्या होगी, रोज डेली चलती रहेगी। आप लोग क्या करिएगा, इसको देखिएगा, और कहीं ना कहीं इसको देख लेंगे आप लोग तो फ़ायदा 110% होने वाला है। आप लोगों के लिए ये सीरीज चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप सो यह सीरीज आप लोगों को अच्छी लग रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।